सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, हर चीज को करने के ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे अगर आप एक रोड पे अपनी कार चलाते हो तो आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपको लेफ्ट हैंड पे चलना पड़ता है, आपको अपनी लाइन में चलना पड़ता है। अगर आपको यू टर्न लेना है तो इस एक स्पेसिफाइड प्लेस आएगी जहां से आप यू टर्न ले सकते हो। अगर आपको रेड लाइट दिखती है या ग्रीन लाइट दिखती है तो ग्रीन पे आप जाओगे, रेड पे आप रुक जाओगे। तो ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसी तरीके से मैनेजमेंट करते हुए भी हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं मैनेजमेंट को करते हुए, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमको फॉलो करने पड़ते हैं मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करते हुए। तो चलो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें, कैसे आप इस वीडियो को देखकर मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। ये बातें मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूं। अगर आपको ये बातें पहले से पता है तो आप डायरेक्टली टॉपिक 1 के ऊपर जंप कर सकते हो। सबसे पहली बात, कभी कभी चैप्टर इतना बड़ा होता है कि बच्चे को पता नहीं चल पाता कि सबसे पहले उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है और इस तरीके से उसको चैप्टर फिनिश करना है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने हर चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अभी आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको टॉपिक 1 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 2 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 3 पढ़ना है और इस तरीके से आपको अपने चैप्टर को फिनिश करना है। सेम इसी तरीके से मैंने यूट्यूब वीडियो के अंदर भी चैप्टर बना दिए हैं जिससे कि आप डायरेक्टली किसी भी टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हो। दूसरी बात, अभी आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में कवर किया है। तीसरी बात, इस वीडियो के अंदर जो भी आप पढ़ोगे उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। वो सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फोर्थ थिंग, अगर आप कोई सा भी चैप्टर हमारे नोट्स में से पढ़ते हो और आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट करते हुए, कोई सा भी क्वेश्चन करते हुए कहीं पे अटक जाते हो, तो उस कॉन्सेप्ट के और उस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आपको एक क्लिक हियर नाम का आइकन दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उस यूट्यूब की वीडियो के उस पार्ट में पहुंच जाओगे जहां पे मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट या फिर वो वाला क्वेश्चन पढ़ाया होगा। तो आप डायरेक्टली वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और लास्ट चीज, बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि अगर वो इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसके अलावा भी और कुछ करने की उनको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सही से कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो टॉपिक 1 इस चैप्टर का हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। बेसिकली इसके अंदर हम समझेंगे कि प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, जैसे आपको कार ड्राइव करनी है रोड पे, तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपको कार एक स्पेसिफाइड स्पीड में ड्राइव करनी होगी, आपको लाइन चेंज नहीं करनी होगी, आपको लेफ्ट हैंड पे चलानी होगी। अगर आपको राइट मुड़ना है तो राइट का इंडिकेटर देना पड़ेगा। अगर आपको यू टर्न लेना है तो एक स्पेसिफाइड प्लेस होगी जहाँ से आप यू टर्न लोगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि आपको फॉलो करने होंगे रोड पे कार को ड्राइव करते हुए। ठीक है, तो अभी इसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं जिससे कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो जाए। उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, उन चीज़ों को हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, कुछ जनरल गाइडलाइन होती है जिनको कि हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? मैनेजमेंट करने के लिए बिजनेस के अंदर। तो देखते हैं प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल्स गाइडलाइन होती है जिससे कि हम टेक एक्शन और डिसीजंस ले सके, किसके अंदर? मैनेजमेंट के अंदर। ये ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन भी हम इनको बोल सकते हैं। अब इसके फीचर्स के ऊपर नजर डालते हैं कि प्रिंसिपल्स के फीचर्स हमको क्या बोलते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी यानी कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई होते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा हो या बड़ा हो, ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर हो या यूएसए के अंदर हो, ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कुछ भी हो, ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंसिपल्स अप्लाई हो सकते हैं। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब देखो, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए अपने आप तो नहीं बन जाती, हमें बनानी पड़ती है। कैसे हम बनाते हैं? प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस करके, एक्सपेरिमेंट कर करके ही तो हम उन चीज़ों को बनाते हैं। तो प्रिंसिपल्स भी कैसे बने होंगे? प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंट से। जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन देखो, हमने अभी देखा कि ये जनरल गाइडलाइन होती है। सपोज आपकी जो स्पीड लिमिट है रोड पे चलने की वो 80
किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर है। जरूरी है आप 80 किलोमीटर पर आवर से चलाओगे? आप 60 चला सकते हो, 70 चला सकते हो, 50 चला सकते हो, और इमरजेंसी कंडीशन में आप 90 चला सकते हो, 100 भी चला सकते हो। तो ये क्या है? ये एक जनरल गाइडलाइन है। प्रिंसिपल्स आपको बता देते हैं कि कोई सा भी काम किस तरीके से करना है, लेकिन उस तरीके को मानना या फिर उसको मॉडिफाई करके खुद के ऊपर अप्लाई करना, मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई करना, ये एंड डिसीजन किसका होता है? इंसानों का होता है। जो भी बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका डिसीजन होता है कि हमें इस प्रिंसिपल को किस तरीके से मॉडिफाई करना है, अपनी तरीके से किस तरीके से अप्लाई करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल गाइडलाइन बोलते हैं। ये हमको बता देते हैं कि इस काम को इस तरीके से करो, उस तरीके को हम मॉडिफाई करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल गाइडलाइन बोलते हैं। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? हमारी जनरल गाइडलाइन होते हैं। फ्लेक्सिबल, अब देखो प्रिंसिपल जो होते हैं ना वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे सपोज एक कंपनी है सैमसंग, एक कंपनी है एप्पल। अब इन दोनों का मैनेजमेंट सेम होगा? नहीं, अलग अलग होगा। तो प्रिंसिपल्स क्या है? सैमसंग के अंदर जाके लगेंगे तो अपने आप को अलग तरीके से मॉडिफाई करेंगे, एप्पल के अंदर लगेंगे तो अपने आप को अलग तरीके से मॉडिफाई करेंगे। मेनली बिहेवियरल, बिहेवियरल क्या मतलब होता है? सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है ए और एक ऑर्गेनाइजेशन है बी। अब हम इन दोनों के अंदर अगर सेम प्रिंसिपल लगाते हैं, जैसे हम डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल लगाते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ए है उसमें जब हम प्रिंसिपल लगाएंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? अलग मिलेगा। और ऑर्गेनाइजेशन बी के अंदर हम सेम प्रिंसिपल को लगाएंगे, डिवीजन ऑफ वर्क को, तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। हर ह्यूमन का बिहेवियर सेम होता है? नहीं, हर ह्यूमन का बिहेवियर अलग होता है। तो इसी तरीके से जब प्रिंसिपल्स हर ह्यूमन के ऊपर हम लगाते हैं तो ह्यूमंस क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसकी वजह से हमें क्या मिलता है? रिजल्ट अलग अलग मिलता है। इसका मतलब हम सेम प्रिंसिपल को जब अलग अलग जगह लगाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? अलग अलग होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये मेनली बिहेवियरल होते हैं, यानी कि इनका बिहेवियर डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसका मतलब अगर हम प्रिंसिपल को कहीं पे लगाएंगे तो उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क लगाया तो वहां का मैनेजमेंट क्या हो जाना चाहिए? अच्छा हो जाना चाहिए। अगर मैं कुछ कॉज करूंगा तो उसका इफेक्ट भी मुझे देखने को मिलेगा। ये क्या फॉलो करते हैं? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। अगर हम प्रिंसिपल को कहीं लगाते हैं तो उसका इफेक्ट हमें वहीं पर देखने को मिलता है। इसके बाद कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है? वो चीज जो कि किसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे सपोज आपकी जो स्पीड लिमिट है वो है 80 किलोमीटर्स पर आवर। कितनी है? 80 किलोमीटर्स पर आवर है। ठीक है, अभी जो रोड है ना, रोड की जो ट्रैफिक है, एक रोड है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, एक रोड है जिसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। तो जो आपकी स्पीड लिमिट है क्या सेम रहेगी? जहाँ पे ट्रैफिक है वहाँ पे आप स्लो चलाओगे, जहाँ पे आपका ट्रैफिक नहीं है वहाँ पे आप तेज चलाओगे। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे आपकी जो स्पीड लिमिट है वो क्या हुई? एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड हुई। यानी कि आपकी स्पीड लिमिट क्या हुई? स्पीड लिमिट का नेचर हुआ कॉन्टिंजेंट, यानी कि एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट बोलते हैं। इसी तरीके से जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं? किसी ना किसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे? जैसे हमें अगर डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल यूज करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे 100 लोग काम करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे 1000 लोग काम करते हैं। अब ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है ये किस तरीके से लगेगा? ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर 100 लोग काम करते हैं तो हम 100 का 10-10 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं, 10-10 लोगों के 10 ग्रुप बना देंगे। यहां पे क्या करेंगे? 10 लोगों के 100 ग्रुप हमको बनाने पड़ेंगे, या फिर 20 लोगों के 50 ग्रुप हमको बनाने पड़ेंगे। तो ये क्या हुआ? ये जो प्रिंसिपल हुआ ये एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करा कि कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। कौन सा प्रिंसिपल? डिवीजन ऑफ वर्क। तो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट बोलते हैं। और क्योंकि हमारे प्रिंसिपल्स भी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं इसीलिए हम उनको भी क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट बोलते हैं। तो ये भी हो गया इसका एक फीचर। अब हम देखते हैं इसके सिग्निफिकेंस यानी कि इसके इंपॉर्टेंस, क्यों हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है। सबसे पहला, प्रोवाइडिंग यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी टू द मैनेजर्स। अब देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजर्स करते हैं ऑफ कोर्स। उन मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर नॉलेज चाहिए ना, किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, किस तरीके से हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, कौन सा प्रिंसिपल हम लगाएंगे, किस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ लगाना चाहिए जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा हो जाए। उनको क्या चाहिए? प्रॉपर नॉलेज चाहिए। अभी उनको ये प्रॉपर नॉलेज कहां से मिलेगी? प्रिंसिपल्स की हेल्प से मिलेगी। जिसको सारे के सारे प्रिंसिपल्स पता होंगे उसको प्रॉपर नॉलेज होगी ना कि मेरे को मैनेजमेंट कैसे अप्लाई करना है। तो अगर हमारे मैनेजर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करने वाले हैं? प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने वाले हैं, उनको अगर नॉलेज चाहिए तो वो नॉलेज कौन प्रोवाइड करेगा? वो नॉलेज खुद प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि मैनेजर्स क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या आता है? प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स
इनसाइट्स इनटू रियलिटी टू मैनेजर्स, मैनेजर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन, रियल सिचुएशन क्या है और उसके अकॉर्डिंगली क्या मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना है, ये नॉलेज कौन प्रोवाइड करेगा, ये नॉलेज प्रोवाइड करेंगे प्रिंसिपल्स, किनको, मैनेजर्स को। इसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, अच्छा मैनेजमेंट क्यों होगा, जब हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। सपोज हमने प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा हो गया। अभी मैनेजमेंट अच्छा होने की वजह से जो कंपनी है वो भी अच्छी तरीके से चलने लगी, यानी कि जो कंपनी के रिसोर्सेज है वो अच्छी तरीके से यूज होने लगे, जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं वो अच्छे से काम करने लगे। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये अच्छे से काम हो रहा है, इसके रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो अच्छे से यूटिलाइज होंगे उसके रिसोर्सेज और उसका एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। अब मैनेजमेंट क्यों अच्छा है, क्योंकि हमने वहां प्रिंसिपल्स किए हैं, तो इनडायरेक्टली क्यों प्रिंसिपल्स अप्लाई करने की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी क्या होते हैं, अच्छे से यूटिलाइज होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी क्या होता है, इफेक्टिव होता है, यानी कि वो अच्छे से काम करता है, जो लोग काम करने वाले हैं वो अच्छे से काम करते हैं। क्यों, जब हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके मैनेजमेंट अच्छा कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या होता है, सपोज आप रोड पे जा रहे हो, आपको एक भिखारी दिखा, अब आपको उसे 10 रुपए देने या नहीं देने, ये आपका क्या है, इमोशनल डिसीजन है। इमोशनल, आप इमोशनली सोचोगे कि क्या मैं इसको पैसे दे दूं या फिर इसको पैसे नहीं दूं। सेकंड चीज, अगर आप लॉजिकली सोचोगे, बिजनेस के अंदर क्या होता है, लॉजिक होता है, इमोशन नहीं होता, तो बिजनेस के अंदर आपको लॉजिकली हर चीज सोचनी पड़ती है। अगर आप लॉजिकली बिजनेस के अंदर सोचोगे तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन क्यों, वो इसीलिए क्योंकि साइंस के अंदर हम सोचते हैं, लॉजिक। अगर हमें कहीं भी लॉजिक प्रोवाइड करना है तो हम साइंस प्रोवाइड करते हैं ना, बिगर लॉजिक के तो साइंस है ही नहीं, तो लॉजिक इक्वल टू साइंस होता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लॉजिक से डिसीजन लेते हो तो आप किससे डिसीजन लेते हो, साइंस से डिसीजन लेते हो। जितने भी प्रिंसिपल्स है क्या ये इमोशनल है, नहीं, ये क्या है, लॉजिक बेस है, यानी कि हम लॉजिकली इनके अंदर डिसीजन लेते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं जो कि लॉजिक फॉलो करता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये साइंटिफिक डिसीजन के ऊपर बेस है। यानी कि अगर हम प्रिंसिपल्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिसीजन ले पाएगी, लॉजिकल डिसीजन ले पाएगी। मीटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या होता रहता है, कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता रहता है। अब ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूअसली चेंज होना है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी कॉन्टिन्यूअसली चेंज होना पड़ेगा। जैसे 2001 का अगर हम टाइम लेते हैं तो वहां पर ज्यादातर लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी का हम यूज करते थे, लेकिन अब 2023 के अंदर हम आ गए हैं, अब बहुत सारा काम मशीन कर देती है। अब हम क्या करते हैं, कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी तो उस हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। आज आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज थोड़ी ना कर सकते हो, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चेंज होना पड़ता है, ये हमने सीख लिया। अब जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो भी क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंसिपल्स लगाते हैं तो क्या होता है, उन प्रिंसिपल्स की वजह से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टाइम पे चेंज होना है ना, वो प्रिंसिपल्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टाइम पे अपने आप चेंज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल्स इस तरीके से डिजाइन है कि वो क्या कर लेते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अलग सिचुएशन अलग टाइम अलग प्रिंसिपल अलग तरीके से लगाएंगे, अलग सिचुएशन में लगाएंगे। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रिंसिपल को अलग अलग तरीके से हम लगा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर लेती है। मीटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ना वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि अगर हम उन प्रिंसिपल्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो खुद से पूरी हो जाती है। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी को हार्म नहीं करना, सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, प्रोडक्ट अच्छे से प्रोवाइड करने हैं, वगैरह वगैरह। तो जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना ऑर्गेनाइजेशन को अलग से पूरी करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रिंसिपल्स को ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर अप्लाई कर लेती है तो ऑर्गेनाइजेशन की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, अपने आप से पूरी हो जाती है। तो प्रिंसिपल्स हमारी किस में हेल्प करते हैं, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी एंटरप्राइज इन द सोसाइटी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, अभी हमने देखा था कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, रिसर्च प्रोवाइड करनी पड़ती है। रिसर्च से हम एजुकेशन और ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से उनको क्या आती है, नॉलेज आती है और वो क्या कर सकते हैं, वो अपना मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट की ये हेल्प भी कौन करता है, ये हेल्प भी प्रिंसिपल्स कर देते हैं। ये सारे क्या थे, प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंस थे, क्यों हमें प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
तो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का टॉपिक 2, फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने ये तो देख लिया कि प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं जो कि हम मैनेजमेंट में फॉलो करते हैं। सबसे पहले ये प्रिंसिपल्स हमको दिए किसने? दो इंसान थे, एक थे फेयोल्स, एक थे टेलर्स, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर हैं जिनके प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब ये जो फेयोल्स थे और ये टेलर थे, इन्होंने हमको कुछ प्रिंसिपल्स दिए। फेयोल्स ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए और टेलर ने 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए। साथ में टेलर बोला कि यार जब मैंने मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कम दिए, तो एक काम करता हूं, मैं 7 मैनेजमेंट की टेक्निक्स दे देता हूं। जो ये टेलर था, इसने क्या किया, टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए, 7 टेक्निक दी, और फेयोल्स ने टेक्निक एक भी नहीं दी लेकिन 14 प्रिंसिपल्स दिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल्स, फिर हम पढ़ेंगे टेलर के 4 प्रिंसिपल्स और 7 टेक्निक। तो अब पढ़ते हैं फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल हमको क्या बताता है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट दो। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारा काम होता होगा, ठीक है, अलग अलग टाइप का काम होता होगा। सपोज ये 100 लोग हैं, इन लोगों से बोल दिया कि तुमको ना इस ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम करना है। इन लोगों से क्या बोल दिया? तुमको इस ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम करना है। ठीक है, ये थी ऑर्गेनाइजेशन ए। ये क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन ए। अब हम ऑर्गेनाइजेशन बी की तरफ चलती हैं। ऑर्गेनाइजेशन बी के अंदर क्या था? ऑर्गेनाइजेशन पी के अंदर भी बहुत सारा काम था। क्या था? बहुत सारा काम था। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बी ने ना क्या किया, अपने काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे सबसे पहले प्रोडक्शन का जो भी काम था ना, वो किसका था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। किसका था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। उसके बाद मार्केटिंग का जो भी काम था ना, वो किसका था? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। ठीक है, उसके बाद सेल्स का जो भी काम था ना, वो किसका था? सेल्स डिपार्टमेंट का। ठीक है, अपने काम को क्या कर दिया? छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया। अब इसके पास भी 100 लोग थे। कितने थे? 100 लोग थे। 100 में से बोल दिया कि प्रोडक्शन का ज़्यादा काम है, 40 लोग प्रोडक्शन का काम करेंगे, 30 लोग मार्केटिंग का काम करेंगे और 30 लोग सेल्स का काम करेंगे। तो अब आप मेरे को बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन 1 ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट कमा पाएगी, ज़्यादा अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएगी, या ऑर्गेनाइजेशन 2 ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट कमा पाएगी, ज़्यादा अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएगी? ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन बी क्या कर पाएगी? ऑर्गेनाइजेशन बी अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएगी, अच्छे से प्रॉफिट कमा पाएगी। ऑर्गेनाइजेशन 1 नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इस इंसान का क्या काम है, वो काम कौन करेगा, कितने काम है, कितने टाइप के काम है, कौन सा काम हुआ, कौन सा काम नहीं हुआ, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट काम को बांट दिया और लोगों को पता है कि हम किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमको क्या काम करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ है? इसके अंदर फॉलो हुआ है डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हुआ है? काम को डिवाइड किया गया है और लोगों को क्या दिया गया है? स्पेसिफाइड काम दिया गया है। हर इंसान को पता है कि मैं किस डिपार्टमेंट में काम करता हूं, मेरा काम क्या है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल्स बोलते हैं। वर्क इज टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। वर्क छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एंड कंप्लीटेड बाय स्पेसिफाइड वर्कर्स। जो वर्कर को जिस काम को आता है, हर वर्कर को कोई स्पेसिफाइड काम आता होगा, वो उस डिपार्टमेंट में चला जाएगा और स्पेसिफाइड काम कर पाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहला वर्क प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर। जैसे ये इंसान है, इसके पास ये पावर है। इसके पास क्या पावर है कि ये मशीन को, जो ऑर्गेनाइजेशन की मशीन है, उसको यूज़ कर सकता है। उस ऑर्गेनाइजेशन की मशीन को क्या कर सकता है? यूज़ कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसको ना अपनी पावर ऐसे ही नहीं मिली। इसको पावर क्यों मिली है? जिससे कि ये क्या कर पाए? 100 यूनिट को प्रोड्यूस कर पाए। क्या कर पाए? 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर पाए। क्या कर पाए? 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर पाए। एक इंसान के पास ये पावर है कि वो किसी भी मशीन को यूज कर सकता है। वही इंसान के पास एक क्या है? प्रोडक्शन करने की, 100 यूनिट्स को प्रोडक्शन करने की ड्यूटी है। तो जो ये पावर होती है किसी भी इंसान की कि ये मशीन यूज कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की इसके पास क्या है? मशीन यूज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या हुआ? पावर
टू डू एनीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ करने की पावर, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑथोरिटी। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई, ऑथोरिटी हो गई, ठीक है। अभी इसको इस ऑथोरिटी से कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑथोरिटी दे देगी कि हाँ तू भी आजा काम कर ले, हाँ तू भी आजा ये कर ले, हाँ तू भी आजा वो कर लियो, तेरे पास पावर है ये कर लियो वो कर लियो, नहीं, उसको उसके बदले में कुछ काम करके भी देना पड़ेगा। जो काम करके वो देता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ड्यूटी। जो उससे पावर मिली है उस पावर को करने, उस पावर को यूज करने के लिए उसे कुछ काम भी करके देना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। वो क्या है, उसकी ड्यूटी है, वो क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें ऑथोरिटी का मतलब समझ में आ गया, पावर। ऑथोरिटी का मतलब क्या हुआ, पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ड्यूटी, ठीक है। अभी एक इंसान है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और यहाँ पे दूसरा इंसान है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो ये है ना, इसके पास जो ऑथोरिटी है वो है कि ये मशीन को यूज़ कर सकता है। क्या कर सकता है, मशीन को यूज़ कर सकता है। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है नील, यानी कि इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ इसके पास पावर है कि ये मशीन को यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब ये जो दूसरा है ना, इसके पास क्या है, इसके पास मशीन को यूज़ करने की कोई भी पावर नहीं है, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ नील। इसके पास जो अथॉरिटी है ना वो नील है, लेकिन जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है 100 यूनिट्स बनाने की। क्या है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, 100 यूनिट्स बनाने की। अब आप मेरे को बताओ, ये तो दोनों लोग फंस गए। पहला कैसे फंस गया, पहले के पास अथॉरिटी तो है, ऑथोरिटी है, पावर है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फायदा होगा, नहीं होगा। दूसरा इसीलिए फंस गया, इसके पास ऑथोरिटी नहीं है। इसको 100 यूनिट बनाने का काम तो दे दिया, लेकिन इसके पास ऑथोरिटी नहीं है। इससे बोला ही नहीं कि भाई तू मशीन यूज़ कर सकता है, मशीन के बिना ये बेचारा कैसे बनाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, ये जो ऑथोरिटी होती है और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये इक्वल होनी चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास, हर एम्प्लॉय के पास ऐसा नहीं होना चाहिए ऑथोरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑथोरिटी नहीं है। हर इंसान के पास थोड़ी ऑथोरिटी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जिसके पास ऑथोरिटी ज़्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, जिसकी ऑथोरिटी कम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम। तो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इक्वल। तो इस प्रिंसिपल के अंदर हमने बेसिकली क्या समझा, इस प्रिंसिपल के अंदर सबसे पहले हमने समझा कि जो पावर होती है किसी भी काम को करने की उसको हम बोलते हैं ऑथोरिटी। और जो प्रोडक्शन यानी कि कोई ड्यूटी होती है, उस जो हमें पावर मिली है उससे हमें कुछ काम करके देना पड़ेगा, वो क्या है, हमारी ड्यूटी, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के पास केवल ऑथोरिटी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए किसी के पास केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यही प्रिंसिपल हमको बोलता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ऑथोरिटी है वो क्या है, राइट टू गिव ऑर्डर टू ऑब्टेन ओबीडेंसेज, यानी कि कुछ पावर तुमको दी गई है जिससे कि तुम कुछ चीज कर सकते हो, मशीन यूज कर सकते हो, किसी को ऑर्डर दे सकते हो। मैनेजर्स के पास क्या पावर होती है कि वो अपने एम्प्लॉय से काम करवा सकते हैं। तो ये सब क्या है, ऑथोरिटी है, ये सब क्या है, उनकी पावर है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है जो कि ऑथोरिटी के साथ आती है। क्या, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे कि उस ऑथोरिटी से आप कुछ ना कुछ काम करोगे। लास्ट में इन दोनों का बैलेंस होता है, किसका, ऑथोरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ऑथोरिटी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, ऑथोरिटी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी कम। इसके बाद थर्ड प्रिंसिपल आता है डिसिप्लिन। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं। क्या आपको लगता है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल एंड रेगुलेशन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है हर कोई फॉलो करता है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलेगी, जिसमें रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन हर रूल और रेगुलेशन को फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशंस रूल एंड एम्प्लॉयज एग्रीमेंट, यानी कि हर एम्प्लॉय को अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली रूल्स और रेगुलेशंस को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, हर कोई ना किसी से ऑर्डर रिसीव करता है। जैसे ये एक एम्प्लॉय है, ए नाम का एम्प्लॉय है, ये एक एम्प्लॉय है, बी नाम का एम्प्लॉय है। अभी इसके पास एक बॉस है, इसके पास 3 बॉस है। ये है प्रोडक्शन मैनेजर, ये है सेल्स मैनेजर, ये है फाइनेंस मैनेजर। ये क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। अब ये प्रोडक्शन मैनेजर इसको बोलता है कि भाई तू एक काम कर, सबसे पहले मुझे 100 यूनिट को प्रोड्यूस करके दे। इतने में ही सेल्स मैनेजर आ जाता है
वो बोलता है तू सारे काम छोड़ और 50 यूनिट्स को सेल कर सबसे पहले। इतने में ही फाइनेंस मैनेजर आ जाता है, वो बोलता है कि भाई तू सारे काम छोड़, तू एक काम कर, यहाँ पे 1000 यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है वो कॉस्ट मेरे को निकाल के दे। तो ये बेचारा जो एम्प्लॉई है ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, यार इसका वो मांगू, इसका मानूँ, इसका मानूँ, उसका मानूँ, उसका मानूँ, उसका मानूँ, किसका जवाब मानूँ, सबसे पहले इसका काम करूँ, सबसे पहले उसका काम करूँ, इसका नहीं होगा तो उससे डांट खानी पड़ेगी, उसका नहीं होगा तो उससे डांट खानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे दूसरी सिचुएशन आ जाती है हमारे पास। दूसरी सिचुएशन के अंदर क्या है, एक इंसान है, उसको ऑर्डर मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से। क्या मिलता है, ऑर्डर मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से। जो भी काम है उसको क्या काम करना है वो किससे मिलेगा, एक इंसान से ऑर्डर मिलेगा, और उस काम को वापस करके देना या उस काम में अपना इनपुट डाल के देना वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान से करेगा। तो ये इंसान कंफ्यूज नहीं होगा, ये वाला एम्प्लॉय क्या नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई यार मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे 10 लोगों से जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंसान से मैं बोलूंगा वो मेरा काम कर देगा, वही मुझे ऑर्डर देगा, वही मुझे मैं उसे बात बताऊंगा। तो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी, अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सक्सेसफुल हो सकती है। तो हम क्या बोलते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, यानी कि एक इंसान को केवल और केवल एक इंसान से ऑर्डर रिसीव करने चाहिए। रिसीव ऑर्डर इन द हायरार्की ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओनली वन सुपीरियर, यानी कि एक इंसान केवल और केवल एक सुपीरियर यानी कि एक बॉस से क्या करने चाहिए, ऑर्डर रिसीव करने चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं। इसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, सपोज इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 डिपार्टमेंट है, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक है सेल्स डिपार्टमेंट। एक क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक है सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोडक्ट्स को बनाता है। सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है, उन प्रोडक्ट्स को सेल करता है। ठीक है, अभी ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ये क्या कर रहा है, ये 1000 यूनिट्स बनाने वाला है। क्या करने वाला है, 1000 यूनिट्स बनाने वाला है। ये क्या करने वाला है, 1000 यूनिट्स बनाने वाला है। सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि मैं 500 यूनिट्स सेल करूंगा। कितनी करूंगा, 500 यूनिट्स सेल करूंगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल रहा है यार मैं 1000 बना रहा हूँ, तो 1000 सेल करना, फिर यूनिट बची रह जाएंगी। तो सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है मेरी मर्जी है, मैं जितने मन करेगा वो करूंगा। तो क्या ये वाली ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो कर पाएगी, नहीं। तो हम क्या बोलते हैं कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको क्या करना चाहिए, उनको एक हिसाब से काम करना चाहिए। जैसे अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 750 यूनिट बनाता है तो सेल्स डिपार्टमेंट को 750 यूनिट को क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। इनको क्या करना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए। इनकी डायरेक्शन अलग अलग नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये तो बोल रहा है कि मुझे 1000 यूनिट बनानी है, ये बोल रहा है मुझे 500 सेल करूंगा। इनकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। इनका गोल क्या है, अलग अलग है। इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, इनका गोल सेम होना चाहिए। तो यहां पे हमारा कौन सा प्रिंसिपल आ जाता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यानी कि जितने भी ग्रुप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका क्या होना चाहिए, सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सेम गोल होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके, मिलजुल के काम कर सके और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अच्छा करके ग्रो कर सके। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोज 3 एम्प्लॉयज थे। कितने थे, 3 एम्प्लॉय थे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अभी ये एम्प्लॉय क्या सोचता था कि यार मेरे को ना 10 लाख की सैलरी चाहिए, 10 लाख पर एनम की सैलरी चाहिए, किसी भी हालत में कुछ भी करना पड़े। ये बोलता था कि यार मुझे एक हाउस खरीदना है, यार एक अपना घर तो होना ही चाहिए, मुझे एक हाउस खरीदना है। ठीक है, ये बोलता था कि यार मुझे क्या करना है ना, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे क्या करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ये सब अपने गोल के बारे में सोचते रहते थे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। लेकिन वहीं पे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या था, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इसी टाइप के लोग थे। क्या था, इसी टाइप के लोग थे। लेकिन इस टाइप के लोग वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे सिर्फ अपने बारे में वो नहीं सोचते थे, उनका भी गोल क्या था, उनका भी सेम गोल था। लेकिन वहाँ पे ये क्या करते थे, ये बोलते थे कि यार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का भी एक गोल है, क्या है,
इस ऑर्गेनाइजेशन का भी एक गोल है। लेकिन अगर हम इस गोल को अचीव करने में इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेंगे तो जो हमारे पर्सनल गोल है 10 लाख का, हाउस, बिजनेस का, वो भी अपने आप से अचीव हो जाएगा। क्यों? अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो वो सैलरी बढ़ा देगी, सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, सैलरी इंक्रीज होएगी तो घर भी आ जाएगा। जब आपका प्रमोशन होगा, आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखोगे तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या डेवलप करना है, जितने भी उसके एम्प्लॉइज है ना, उसके अंदर डेवलप करना है कि एम्प्लॉइज सुनो, अगर तुम अपना गोल अचीव करना चाहते हो ना तो एक काम करो, हमारा गोल अचीव कर दो, जिससे कि तुम्हारा जो खुद का गोल है ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या डेवलप करना है, ऑर्गेनाइजेशन को जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, यानी कि जो हर किसी एम्प्लॉय का अपना अपना इंटरेस्ट है, अपना अपना गोल है, उसको क्या करना है, जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है, जिससे कि वो सब मिलके क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम कर सके। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेमुनरेशन यानी कि सैलरी, जो हमें उन्हें पैसे देने हैं वापस में। अब अगर जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, अगर उनका रेमुनरेशन क्या होगा, फेयर होगा, यानी कि सही होगा, जितना काम वो करेंगे उतना पैसा उनको मिलेगा, तो क्या वो एनकरेज करेंगे अपने आप को, क्या वो अगली बार अच्छे से काम करेंगे? ऑफकोर्स अच्छे से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना काम उन्होंने करा उतना पैसा वापस से उनको मिल गया। लेकिन सपोज ऐसा करते हैं, उनसे काम बहुत ज़्यादा करवा लेते हैं, उनको पैसा देता नहीं है, या फिर उनसे काम बहुत कम करवाते हैं, उनको पैसा बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो दोनों केसेस में सिचुएशन खराब हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हमें उन्हें इतना पैसा देना है जितना वो काम करेंगे, ना ज़्यादा ना कम। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज का ध्यान रखना है। रेमुनरेशन कौन सी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। जितना काम वो करते हैं उससे ना तो कम पैसा दो ना ज़्यादा पैसा दो, जितना काम वो करते हैं उतना पैसा उनको दे दो। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। इसके बाद सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना बहुत सारी अलग अलग टाइप की लेवल होती है, जैसे टॉप लेवल, उसके बाद मिडिल लेवल, उसके बाद लोअर लेवल। अब देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन के, आपने जनरली देखा होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के पास क्या होती है, सबसे ज़्यादा पावर होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा पावर होती है। और जो लोअर लेवल होता है उसके पास क्या होता है, सबसे कम पावर होती है। और जो मिडिल लेवल होता है उसके पास क्या होता है, पावर थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा, मतलब कि मीडियम सी पावर रहती है। ठीक है, अभी ये जो, अगर हम ये बोलते हैं कि जो टॉप लेवल है ना उसके पास सारी पावर रहेगी, किसके पास रहेगी, टॉप लेवल के पास, मिडिल के पास कुछ नहीं रहेगी, लोअर के पास कुछ नहीं रहेगी, तो क्या काम चल पाएगा? नहीं यार, थोड़ी थोड़ी पावर तो इनको भी चाहिए ना अपना काम करने के लिए। ठीक है, अभी हम बोल देते हैं कि जो भी पावर है ना वो इन दोनों के पास रहेगी, इसके पास कुछ भी पावर नहीं रहेगी, तो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम चल पाएगा? नहीं, ये तो कुछ भी डिसीजन ले लेंगे ना मिडिल और लोअर वाले। तो हम क्या बोलते हैं, जो पावर है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। किस तरीके से? सबसे ज़्यादा पावर रहनी चाहिए टॉप लेवल के पास, उसके बाद मिडिल लेवल के पास, उसके बाद लोअर लेवल के पास। तो जो पावर है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर है कोई भी डिसीजन लेने की, सबसे ज़्यादा किसके पास? टॉप लेवल के पास, फिर मिडिल लेवल के पास, फिर लोअर लेवल के पास। अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे क्या बोलता है, उसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा पावर होनी चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पावर है ना बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, यानी कि मिडिल और लोअर लोगों में क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी कि सबसे ज्यादा पावर टॉप लेवल के पास, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि बची हुई पावर दूसरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बाद हमारे पास आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है, जो भी ऑथोरिटी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अप से डाउन की तरफ फ्लो करती है। कैसे? देखो, सपोज यहाँ पे एक बॉस है, 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 यहाँ पे एक बॉस है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो किस तरीके से फ्लो करेगी, ये इससे इंफॉर्मेशन लेगा, ये इसको इंफॉर्मेशन देगा, ये इससे इंफॉर्मेशन लेगा, ये इसको इंफॉर्मेशन देगा, ये इससे इंफॉर्मेशन लेगा, ये इसको इंफॉर्मेशन देगा, ये इससे इंफॉर्मेशन लेगा, ये इससे इंफॉर्मेशन देगा। तो इस तरीके से कोई भी अथॉरिटी फॉलो करेगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलर चैन। ये चैन कौन सी हो गई, स्केलर चैन। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक दिक्कत आ जाती है। क्या? सपोज इस वाले इंसान को इससे बात करनी है तो ये डायरेक्टली कर सकता है? नहीं, इसकी ये तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा,
इसको इसको देनी पड़ेगी, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा। तो आपको नहीं लगता यहाँ से यहाँ पे जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, आपको नहीं लगता इस चीज़ में कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा? तो हम क्या करते हैं, अगर कभी कभी एमरजेंसी सिचुएशन में कभी हमें इतने टाइम की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लोगों में आपस में भी बात करवा सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ भी इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। वो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन चेंज करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, गैंग प्लैंक। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक बोलते हैं। गैंग प्लैंक का मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में दो सेम लेवल के लोग भी आपस में इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन पूरी इस वाली फिगर को हम क्या बोलते हैं, पूरी फिगर को हम बोलते हैं स्केलर चेन। तो स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल क्या हुआ, जो भी हमारी ऑथोरिटी है वो क्या होनी चाहिए, अप से डाउन की वजह से होनी चाहिए। चेंज ऑफ ऑथोरिटी एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अप से नीचे की तरफ होनी चाहिए। ये वॉयलेट नहीं हो सकती, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसके साथ बात कर रहा है, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये सब मिक्स नहीं हो सकती। ये एक डायग्राम, जो हमने डायग्राम बनाया उस हिसाब से चलेगा। बट अगर हमें कोई इमरजेंसी है तो हम गैंग प्लैंक को यूज कर सकते हैं। गैंग प्लैंक से क्या होगा, सेम लेवल के लोग आपस में बात कर सकते हैं। कब, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में। किस सिचुएशन में, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पीपल एंड रिसोर्सेज शुड बी सुटेबल प्लेसेस एट एप्रोप्रिएट टाइम। जैसे, अरे भाई इसको तो मिटाने में ज्यादा टाइम लगता है। ओके, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। जैसे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है। अब प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट का एग्जांपल मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनको आपस में एक दूसरे से ज़्यादा काफ़ी काम पड़ता रहता है, इनको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। अभी ये जो सेल्स डिपार्टमेंट है ना, इसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाना है और इसका जो मैनेजर है ना, उससे इसको काम है। सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर को किससे काम है, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके मैनेजर से काम है। अब ये इसको ढूंढ रहा है, पूरी कंपनी में ढूंढ रहा है, पूरी फैक्ट्री में ढूंढ के आ गया, इसको ये मिला ही नहीं, ठीक है। अभी ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, इसको बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत होती है। क्या होती है, टूल्स की ज़रूरत होती है, जिससे कि ये क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब इसके जो टूल्स हैं ना, इसको इसने क्या सोचा कि जब मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को ये वाला जो बंदा है इनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं मिला, तो मैं एक काम करता हूँ, इनके टूल को लेकर चला जाता हूँ। वो मुझसे टूल वापस लेने तो आएगा ही, तो क्या होगा ये जब टूल वापस लेने आएगा तो मैं अपनी बात बोल दूंगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे चल सकता है भाई, ऐसे तो पागल हो जाएंगे सब लोग एक दूसरे को ढूंढते रहेंगे, मिलेगा ही नहीं। सब लोग अपने टूल्स को ढूंढते रहेंगे, अपने कंप्यूटर लैपटॉप को ढूंढते रहेंगे, कोई भी किसी भी चीज को नहीं मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉपर जगह होनी चाहिए, लोगों के लिए भी और जो सामान है उसके लिए भी। क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर जगह होनी चाहिए, लोगों के लिए भी और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का सामान है उसके अंदर भी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पीपल्स काम कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो भी सामान है, वो क्या होना चाहिए, सुटेबल प्लेस पे होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए, जिससे कि लोगों को टाइम पे ढूंढा जा सके और सामान को भी टाइम पे ढूंढा जा सके। इक्विटी मतलब जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सपोज 2 एम्प्लॉय है, एक को तो मैं बोल देता हूँ यार एम्प्लॉय तू बहुत अच्छा काम करता है, जबकि वो अच्छा काम करता भी नहीं है। दूसरा अच्छा काम करता है, मेहनत से काम करता है, उसको मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, उसके बल्कि उसको डांट लगा देता हूँ बार बार। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा हो पाएगा, उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो क्या होना चाहिए, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, इक्वल ट्रीट करना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको भी बोलो, अगर कोई खराब करता है तो उसको भी बोलो, लेकिन क्या करो, इक्वल ट्रीट करो हर किसी को। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज आ रहे हैं जा रहे हैं, एक एम्प्लॉय आया 1 महीने काम किया फिर चला गया, फिर आया 1 महीने काम किया फिर चला गया। भाई एम्प्लॉय आता है, हमें उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है 1 महीने, तो वो समझता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किस तरीके से होता है। जब मैं जॉब करने गया था, पहली मेरी जॉब थी, तो मेरे को 1-2 महीने लग गए थे समझने में कि काम किस तरीके से होता है। अब 2 महीने बाद अगर मैं जॉब छोड़ दूं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका तो घाटा हो जाएगा। वो बोले कि यार पहले मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को लाया, फिर मैंने उसको ट्रेनिंग दिया, उसने इतने काम समझा, इतने में वो वापस चला गया। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है ना, वो आए तो थोड़ा दिन काम करे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल यानी कि एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉयज को क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी कि अगर एम्प्लॉयज आ रहे हैं तो कम से कम 1 साल 2 साल काम तो करे, जब भी तो ऑर्गेनाइजेशन उससे फायदा निकाल पाएगी। 1 महीने में ही अगर वो चले जा रहे हैं तो घाटा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को। तब क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। जितने भी एम्प्लॉयज आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, थोड़े दिन काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके बाद इनिशिएटिव यानी कि एम्प्लॉयज को एनकरेज करना, एनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव। जैसे
सपोज एक मीटिंग चल रही है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के लोग बैठे हुए हैं। अब वो जो टॉप लेवल के लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन एक एम्प्लॉय को आइडिया आता है कि यार वो है तो लोअर लेवल का, लेकिन उसको आइडिया आता है कि यार अगर ये वाली चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी ना, तो पक्के से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसने ये वाली चीज़ अपने मन में दबा के बैठा रहा। क्या वो वहाँ पर बोल सकता है? ऐसा होना चाहिए ना, बोल सकता है, लेकिन वो वहाँ पे सपोज नहीं बोला, तो उसका आइडिया तो ऐसा कैसे ही रह गया। तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना है कि तुम इनिशिएटिव लो। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो हमसे बोलो, क्या पता ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा हो जाए। तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव लेने के लिए मजबूर करना है, उनको ऐसे एनवायरनमेंट में डालना है कि हाँ वो क्या करें, इनिशिएटिव ले। जैसे अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपने देखा होगा CSK जो टीम है वो बार बार बोलती है कि हम प्लेयर को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो हमारी टीम में आके परफॉर्म करने लगते हैं। अगर कोई क्रिकेट देखता होगा तो उसको पता होगा शिवम दुबे कभी नहीं चला उसके अंदर, CSK के अंदर आके चला। रहाणे कितना बड़ा एग्जांपल है, टेस्ट का प्लेयर है, उसको लगा कि T20 में कौन चलेगा, लेकिन उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला, उसको बोला गया कि तू खुल के खेल, तुझे जो करना है कल। उसको टीम को क्या दिया गया, अच्छा से एनवायरनमेंट दिया गया, जिससे कि उसने क्या ली, इनिशिएटिव ली और टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को क्या देना पड़ता है, इनिशिएटिव देना पड़ता है, जिससे कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट 14 प्रिंसिपल हमारे पास आता है, एस्प्रेट डी कोप्स। एस्प्रेट डी कोप्स यानी कि प्रमोट आ टीम स्पिरिट, यानी कि जितने भी लोग हैं उनको क्या करना है, मिलजुल के काम करना है। हमें क्या करना है, आई को रिप्लेस करना है, किसके साथ, वी के साथ रिप्लेस करना है। आई की जगह मैं केवल अपना ना सोचूं, दूसरों के साथ मिलके काम करूं, वी के साथ मिलके काम करूं, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम करें, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्प्रेट डी कोप्स। तो ये क्या थे, ये थे फेयोल्स के हमारे 14 प्रिंसिपल्स। अब इनको याद कर रखने की एक ट्रिक, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, आई सी ड्रेसेस एंड डू यू टू। ये सारे क्या है, इनके जो पहला पहला लेटर है उसके हिसाब से ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स डिज़ाइन है। अगर आप ये याद कर लेते हो, आई सी ड्रेसेस एंड डू यू टू, तो उस तरीके से आपको ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स एक सीक्वेंस में याद हो जाएंगे, जिससे कि एग्जाम के अंदर आप इनको रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने फ्यूल्स के सारे प्रिंसिपल्स पढ़ लिए। अभी हमें टेलर की साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, यानी कि टेलर के 4 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं और 7 जो भी टेलर ने टेक्निक्स दी है वो पढ़नी है। सबसे पहले 4 प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि जो टेलर्स के प्रिंसिपल्स थे 4, वो कौन से थे। सबसे पहला, साइंस नोट रूल ऑफ थंब। साइंस और नोट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है, यहाँ पे देखते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको प्रोडक्शन करना था, क्या करना था, प्रोडक्शन करना था। साल चल रहा था 2001, यहाँ पे ये प्रोडक्शन करनी थी लेबर की हेल्प से। किसकी हेल्प से, लेबर की हेल्प से ये क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे। अब ये जो साल था ना, ये बीत गया, हम आगे आ गए। अब चल रहा है 2023, क्या चल रहा है, 2023। अब जो इसके सारे कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर बहुत सारे लोग, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब कैसे प्रोडक्शन करती हैं, जो अदर्स हैं। अदर्स कैसे प्रोडक्शन करते हैं, मशीन से। कैसे प्रोडक्शन करते हैं, मशीन से। ये ऑर्गेनाइजेशन आज भी क्या करती है, लेबर से प्रोडक्शन करती है। क्या करती है, लेबर से प्रोडक्शन करती है। ये जो अपना ओल्ड मेथड है ना, उसको ही अभी तक भी यूज़ कर रही है। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे टेलर। टेलर आके हमसे क्या बोलते हैं, टेलर बोलते हैं हमसे आके कि यार ये जो तुम्हारा ओल्ड मेथड है ना, ये जो तुम्हारा ओल्ड मेथड है, इसको तुम रिप्लेस करो। इसको तुम क्या करो, रिप्लेस करो। रिप्लेस किससे करो, एक न्यू मेथड से। इसको तुम रिप्लेस करो किससे, एक न्यू मेथड से। वो न्यू मेथड कौन सा होगा, उस न्यू मेथड को तुम डेवलप करो। क्या करो, उस न्यू मेथड को तुम डेवलप करो। कैसे, साइंस से। साइंस मतलब एक्सपेरिमेंट से, प्रैक्टिस से और लॉजिक से। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि एक प्रोडक्शन करने वाली कंपनी थी। 2001 में वो लेबर की हेल्प से प्रोडक्शन करती थी, 2023 में भी लेबर की हेल्प से प्रोडक्शन करती थी। अलग जो दूसरे लोग थे वो कैसे करते थे, मशीन की हेल्प से प्रोडक्शन करते थे। अभी यहाँ पे हमारे टेलर्स जी आए, टेलर जी ने आके बोला कि यार तुम्हारा ये जो ओल्ड मेथड है ना, इसको तुम रिप्लेस करो। किससे,
न्यू मेथड से रिप्लेस करो। न्यू मेथड कौन सा होगा उसको तुम्हें खुद डेवलप करना पड़ेगा। किसकी हेल्प से? साइंस की हेल्प से डेवलप करना पड़ेगा। साइंस की हेल्प से यानी कि एक्सपेरिमेंट से, प्रैक्टिस से और लॉजिक से। ये जो आप पुराना मेथड यूज करते आ रहे हो ना, उसको तुम रिप्लेस करो नए मेथड से। नए मेथड को खुद से डेवलप करो। किसकी हेल्प से? साइंस की हेल्प से। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये भी सेम चीज बोलता है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? नोट रूल ऑफ थंब। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? नोट रूल ऑफ थंब। नोट रूल ऑफ थंब का क्या मतलब हुआ? जो तुम्हारी ओल्ड टेक्निक है ना, जो तुम पहले से यूज करते आ रहे हो, जिस बेस पे तुम पहले से काम कर रहे हो, वो चीज आज भी काम करेगी ऐसा जरूरी नहीं है। नोट रूल ऑफ थंब वो ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो चलता रहेगा। नोट रूल ऑफ थंब है वो, यानी कि हो सकता है आज उससे बढ़िया चीज आ गई हो, तो आज उससे बढ़िया चीज आ जाएगी, उसको क्या करना है? तुम्हें डेवलप करना है, उसकी नई टेक्निक डेवलप करनी है, न्यू टेक्निक। किसकी हेल्प से तुम डेवलप करोगे न्यू टेक्निक? वो तुम करोगे साइंस की हेल्प से टेक्निक डेवलप। तो इस प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? जो पुरानी चीज तुम फॉलो करते आ रहे हो ना, उसको अब भूल जाओ, नई चीज डेवलप करो। किसकी हेल्प से? साइंस की हेल्प से डेवलप करो और उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करो। इसको अगर हम पढ़ते हैं तो डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस रेदर देन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर। जो तुम्हारा पुराना मेथड चलता आ रहा है ट्रायल एंड एरर का, उसको अब तुम काम करना बंद कर दो। उसकी जगह नया मेथड लाओ, बेस्ट मेथड लाओ जो भी काम करने के लिए बेस्ट होगा, और उसको तुम यूज करना स्टार्ट करो। ये क्या बोलते हैं टेलर? पहले प्रिंसिपल के अंदर बोलते हैं। कौन सा प्रिंसिपल? साइंस नोट रूल ऑफ थंब। नोट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है? ये दोनों चीजें अलग है। नोट रूल ऑफ थंब जो तुम पहले से ला रहे हो उसको बंद कर दो। साइंस नया मेथड डेवलप करो साइंस की हेल्प से और उसको यूज करना स्टार्ट करो। हार्मोनी नोट डिस्कार्ड, इसका मतलब क्या है? देखो, जब ऑर्गेनाइजेशन होती है ना तो उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। बहुत सारे लोग काम करते हैं मतलब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर बहुत सारे लोग काम करेंगे। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, या फिर मार्केटिंग मैनेजर हो गया। तो ये क्या हो गए? ये अलग अलग लोग हो गए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये सारे के सारे सेम लेवल पे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने अपने हेड के क्या है? मैनेजर्स हैं। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि ये जो इंसान है, ये जो इंसान है, ये जो इंसान है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा महान मानते हो। भैया किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर है तो अपने आप को महान तो मानते ही होंगे। अब ये तीनों अपने आप को महान मानेंगे तो इन तीनों की आपको नहीं लगता कि इन तीनों की एक साथ फाइट हो सकती है? इसकी इससे, उसकी उससे, इसकी उससे, एक दूसरे के साथ फाइट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये तो सब अपने आप को महान मानेंगे ना। ये बोलेंगे भाई मुझसे ऊपर कोई नहीं है, मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हूँ? मैनेजर हूँ। तो ये जो इनकी फाइट हो सकती है ना, इसकी, इसकी और इसकी, ये जो सेम लेवल पे जो मैनेजर्स की फाइट हो सकती है ना, फाइट यानी कि कॉन्फ्लिक्ट। फाइट मतलब हाथ पैरों से लड़ने वाली, और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मुंह बहस वाली फाइट, या फिर सिर्फ मुंह बहस के बिना भी सब एक दूसरे से मन ही मन भी तो जल सकते हैं ना, तो वो सब कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? वो सारे कॉन्फ्लिक्ट भी सेम लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकते हैं। तो हमारा ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मैनेजमेंट को ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि नोट डिस्कॉर्ड, यानी कि लोगों के बीच में फाइट ना हो। उसके बदले क्या होना चाहिए? हार्मोनी होनी चाहिए, यानी कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। इस प्रिंसिपल को हमने किस तरीके से पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा नोट डिस्कॉर्ड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर हैं सेम लेवल पे उनके बीच में फाइट नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? हार्मोनी होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर उनको काम करना चाहिए। एलिमिनेट क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड डेवलप हार्मोनी बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। जितने भी मैनेजर्स हैं उनके वर्कर्स हैं, और वर्कर्स आपस में भी, मैनेजर्स आपस में भी क्या होना चाहिए? उनके बीच में फाइट नहीं होनी चाहिए। उनके बीच में क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की टीम स्पिरिट होनी चाहिए। इसके बाद कॉर्पोरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म। कॉर्पोरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, अगर इसको भी हम दो पार्ट में करते हैं तो इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है? नोट इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है? सपोज, चलो यहीं पे समझा देता हूं। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर दो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। कितने डिपार्टमेंट है? दो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। अब ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, ये क्या बोलता है कि मुझे 1000 यूनिट्स बनानी है। कितनी यूनिट्स बनानी है? 1000। सेल्स बोलता है मुझे 500 यूनिट्स सेल करनी है। तो यार इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? बिल्कुल भी कॉर्पोरेशन नहीं है इन दोनों के बीच में। इनको मिलजुल के काम करना चाहिए ना। क्या करना चाहिए भाई? ना तू मेरी सुन ना इसकी सुन,
750 यूनिट तू बना, 750 यूनिट तू सेल कर, 750 यूनिट तू बना, 750 यूनिट तू सेल कर। इन दोनों को क्या करना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए, ठीक है। अभी सेल्स बोलता है ठीक है मैं मिलके काम करूंगा, मैं 750 बनाऊंगा, 750 सेल कर दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोलता है प्रोडक्शन कि भाई मेरे मतलब नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं तो 1000 ही बनाऊंगा, मैं 750 के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन है वो एक तो करने के लिए तैयार है, सेल्स तो करने के लिए तैयार है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो करने के लिए तैयार है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं है तैयार। तो कॉर्पोरेशन जो है यानी कि मिलजुल के काम करना है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म। एक इंसान तैयार है करने के लिए तो ऐसा नहीं चलेगा, क्या होना पड़ेगा, सबको तैयार होना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन एक इंसान का काम नहीं है, सबका काम है। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि जो भी इंसान है उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। जैसे ये बहुत सारे लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि काम करते हैं, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं। अब ये जो सारे के सारे लोग हैं, सपोज ये एक काम करते हैं और 10 साल बाद भी वही काम कर रहे हैं, ना तो डेवलप हुए हैं, ना इनके अंदर कोई स्किल डेवलप हुई है, ना कुछ। तो ये क्या ऑर्गेनाइजेशन को इससे फ़ायदा होगा, नहीं फ़ायदा होगा। क्यों, क्योंकि उन्हें अगर और अच्छा काम करना है तो उनके ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉइज है उनको भी तो डेवलप होना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिससे कि ये लोग क्या करें, काम करते करते अपनी स्किल्स डेवलप करें, जिससे कि क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो सके। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब उसे ऐसा बना दो कि वो अपनी लेवल का मैक्स काम कर पाए। अब ऐसा नहीं होगा कि एक वर्कर है, जैसे एक लेबर है, आप बोलने लगो इस लेबर को मैं ऐसा बना दूंगा कि कल को ये जाके जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का सीए है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका काम करने लगेगा। तो यार ये बन सकता है नहीं, इसकी वो क्वालिफिकेशंस ही नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस लेबर को अपने काम में परफेक्ट बना सकते हैं। इसका मशीन चलाने का काम है तो मशीन चलाने में हम इसको परफेक्ट बना सकते हैं। तो उसको हमें क्या करना है, टू हिज और हर उसकी खुद की ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, उसकी जितनी औकात है उतना हम उसको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, फायदा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा डीप में हमने क्या पढ़े, प्रिंसिपल्स पढ़े। किसके पढ़े, टेलर्स के 4 प्रिंसिपल्स पढ़े। अब हम इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखने की भी टेक्निक देख लेते हैं। हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स, स्क्वाड्स, इसके बेस पे पहला जो इसका अक्षर है उससे हम क्या कर सकते हैं, एक एक प्रिंसिपल बना सकते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हेल्प हो जाएगी हमारी इनको ध्यान में रखने में। अब हम पढ़ते हैं इसकी टेक्निक्स कितनी थी, 7 टेक्निक्स थी जो कि टेलर्स ने हमको दी थी, वो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले फंक्शनल फोरमैनशिप, ये क्या है, ये डिवीजन ऑफ वर्क, जो हमने फ्योल्स के अंदर पढ़ा था ना, डिवीजन ऑफ वर्क यानी कि काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। तो ऐसे ही यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप, हमने क्या देखा था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया था। सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया था, प्रोडक्शन बना दिया था, मार्केटिंग बना दिया था, फाइनेंस बना दिया था, काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे भी क्या करना है हमें, फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी कि जो हमारे काम को है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब हुआ, जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे ना, उसका हमें एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। जैसे अगर हमें एक प्रोडक्ट बनानी है, हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसकी जो क्वालिटी है ना, उसकी क्वालिटी का हमें एक स्टैंडर्ड फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। क्या जरूरी है, स्टैंडर्ड फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज ये जो प्रोडक्ट है ना, अगर ये 100 kg का वेट सह सकता है, ये क्या कर सकता है, 100 kg का वेट सह सकता है, तो ये क्या है, ये एक इसका स्टैंडर्ड है। तो अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, हमें उसे टेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। जो भी हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है, क्या वो उस स्टैंडर्ड को काम कर रहा है। जैसे हमने यहाँ क्या फिक्स किया है, 100 kg का वेट उठाना, तो क्या वो 100 kg का वेट उठा पा रहा है या नहीं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड बना देने हैं, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन उन स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन,
स्टैंडर्डाइजेशन। दूसरा क्या है, सिंप्लीफिकेशन, यानी कि जो काम करने का प्रोसेस है ना उसको इतना सिंपल कर दो कि काम बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाए। जैसे आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते होंगे, टैक्स डिपार्टमेंट में आप जाते होंगे, या आधार कार्ड सही करवाने वाली बात ले लो, आप वहाँ जाते होंगे, वो कितना लंबा प्रोसेस, आज डेट ले लो 3 महीने बाद आ जाना, या फिर ये वाला फॉर्म भर दो, 10 फॉर्म भरवा लेंगे, आपका काम होगा नहीं। तो ये क्या है, उन्होंने का जो प्रोसेस है ना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। हमें क्या करना है, अपने प्रोसेस को एकदम सिंपल करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं कि अगर ये काम इस तरीके से हो रहा है तो ऐसा काम होना चाहिए। अगर कोई बाइक हम बना रहे हैं तो वो 100 kg का एटलीस्ट वेट ले पाए, ऐसा हमको उसे बनाना है। दूसरा सिंप्लीफिकेशन, जो उसको बनाने का प्रोसेस है ना उसको हम इतना सिंपल कर देंगे, इतना ज्यादा सिंपल कर देंगे कि वो काम क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से हो पाएगा। इसके बाद मेथड स्टडी। मेथड स्टडी यानी कि जो काम करने का प्रोसेस है क्या वो सही है या गलत है। किसी भी काम को करने का एक प्रोसेस होता है, अब वो प्रोसेस सही है या फिर गलत है, उसके मेथड को हमें स्टडी करना है। जैसे हमें सपोज एक बाइक बनानी है, अब इस बाइक को बनाने के प्रोसेस है 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, 3 प्रोसेस है इस बाइक को बनाने के लिए। तो हमारे लिए कौन सा प्रोसेस अच्छा रहेगा, कौन सा प्रोसेस हमें चूज करना है, किस प्रोसेस से हम ज़्यादा फायदा कमा पाएंगे। वो 1 है, 2 है, 3 है। सपोज हमने 2 कर लिया, हमने बाद में देखा यार 1 फॉलो करना चाहिए था, उसमें हमें फैक्ट्री भी कम सेटअप करनी पड़ती, हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होता। तो हमें पहले से ही देखना है कि हमें कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, यानी कि बाइक को मैन्युफैक्चर करने का, प्रोडक्ट को बनाने का कौन सा मेथड, प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, मेथड। तो हमें ये मेथड की स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन सा मेथड हमारे लिए अच्छा है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेथड स्टडी करते हैं। आइडेंटिफाई वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब। कोई भी काम को करने का बेस्ट मेथड कौन सा है उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। इसके बाद मोशन स्टडी। मोशन स्टडी यानी कि सपोज एक एम्प्लॉई है, ये एक एम्प्लॉई है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, इसका काम है मशीन चलाना। अब मशीन को चलाने के लिए ना एक मीटर यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, मीटर यूज़ होता है। बिगर मीटर के वो मशीन नहीं चल सकती, ठीक है। ये कहाँ पे काम करता है, ये काम करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। कहाँ काम करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी कि फैक्ट्री में काम करता है। अब इसको ना ये वाला जो मीटर है, ये मीटर कहाँ लिखा हुआ है, सेल्स डिपार्टमेंट में। सेल्स डिपार्टमेंट ऑफिस होगा कहीं पे। अब देखो फैक्ट्री आप देखोगे सिटी के अंदर नहीं होती, फैक्ट्री होती है बाहर। सपोज ये गाजियाबाद में इसकी फैक्ट्री है, ठीक है। लेकिन जो ये सेल्स डिपार्टमेंट है ये क्या होगा, ऑफिस होगा, ये दिल्ली में है। और ये जो मीटर है ना ये इसको कहाँ मिलेगा, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर मिलेगा। तो ये बेचारा क्या करता है, सेल्स डिपार्टमेंट में जाता है, वहाँ से लेके ये क्या आ जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मीटर आता है। उसके बाद ये काम करता है, उसके बाद ये इसको वापस करने जाता है, फिर अगले दिन दोबारा लेने जाता है। ऐसा ही ये बेचारा करता रहता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये अननेसेसरी मोशन काम कर रहा है, यानी कि मूवमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अननेसेसरी क्या कर रहा है, अननेसेसरी मूवमेंट कर रहा है। तो हमें ये स्टडी कर रहा है कि यार ये जो एम्प्लॉय है ना उनको जो भी सामान की जरूरत है वो टाइम पे मिल जाए, जगह पे मिल जाए, जिससे कि उन्हें क्या नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी मूवमेंट ना करनी पड़े। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोशन स्टडी करना पड़ेगा। एलिमिनेट वेस्टफुल एंड अननेसेसरी मूवमेंट। ऐसा तो नहीं है एम्प्लॉय इधर उधर घूमता रह जा रहा है, काम कर ही नहीं पा रहा। हमें क्या करना है, मोशन स्टडी करना है, जिससे कि वो क्या कर सके, अपना काम कर सके बिना कहीं इधर उधर खाली घूमे, यानी कि वेस्टफुल चीज करे, ठीक है। इसके बाद टाइम स्टडी। अब देखो हर जॉब को करने का ना एक स्पेसिफाइड टाइम फिक्स कर दो। जैसे ये जॉब 1 है, ये जॉब 2 है, इसको करने के लिए 10 मिनट लगते हैं, इसको करने के लिए 20 मिनट लगते हैं। इससे ज़्यादा अगर कोई भी एम्प्लॉय लेता है तो उसे देखना पड़ेगा, हाँ भाई कैसे तूने ज़्यादा लिया, क्या तूने अपनी मर्जी से ज़्यादा लिया, तेरी साथ कोई दिक्कत हो गई उसकी वजह से ज़्यादा लिया। 20 मिनट सपोज कम लिया तो हम ये देख सकते हैं कि यार 20 मिनट कम लिया, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है इसने 15 मिनट लिए, ऐसा तो नहीं है हमने 20 मिनट ज़्यादा ही फिक्स कर रखा हो। एक काम करते हैं 15 मिनट इसको कर देते हैं, क्योंकि एक एम्प्लॉय कर सकता है तो बाकी भी कर सकते हैं। तो इसका हम क्या कर देते हैं, इसको 15 मिनट कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये हमने स्टडी की, किसकी की, टाइम की, जिससे कि हमारा टाइम बच सके। तो हम इसमें क्या करेंगे, टाइम स्टडी करेंगे कि इधर उधर एम्प्लॉइज जो हैं वो टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे। एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देंगे, एम्प्लॉइज उसके अंदर अपना काम करेंगे। वो किसकी वजह से हो पाएगा, टाइम स्टडी की वजह से।
फटीग स्टडी, एक एम्प्लॉय सुबह आया, रात तक काम करे जा रहा है, ना उसको लंच का टाइम मिला, ना उसको ब्रेक मिला, ना उसको हम किसी से बात करने देते, उसको बोलते हैं काम कर 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 कर, वो थक नहीं जाएगा? क्या वो उतनी अच्छी तरीके से अपने काम को कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फटीग स्टडी करनी पड़ेगी, यानी कि एम्प्लॉयज़ हमारे थक तो नहीं जा रहे, उनको प्रॉपर ब्रेक मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उनको खाने का टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इधर उधर वो बातचीत कर रहे हैं जिससे कि उनका एनवायरनमेंट अच्छा रहे या नहीं कर पा रहे। तो उनको क्या करना पड़ेगा? हमें फटीग स्टडी करनी पड़ेगी, जिससे कि हम ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाए। इसके बाद 7th जो लास्ट टेक्निक हमारी पास आती है वो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जैसे सपोज एक एम्प्लॉई है और दूसरा एम्प्लॉई है, ये जो पहला एम्प्लॉई है ये भी काम करता है, ये एम्प्लॉई ए है, ये एम्प्लॉई बी है, ये बनाता है 120 यूनिट्स एक दिन में, और ये एक दिन में बनाता है 200 यूनिट्स। हम बोलते हैं यार जो तुम्हारा एक दिन का वेज है ना, एक दिन का वेज है वो है 700 रुपये, और तेरा भी जो एक दिन का वेज है 700 रुपये। अब भाई एक बार बताओ यार, इसने 200 यूनिट बनाई है, ये नहीं सोचेगा मैंने तो ज़्यादा बनाई, मुझे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं मिला, कल को आके मैं भी एक काम करता हूँ 120 यूनिट ही बनाता हूँ। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? पीस वेज सिस्टम होना चाहिए, यानी कि अगर तूने 120 यूनिट बनाई है तो 120 यूनिट, एक यूनिट के तुझे 50 रुपये मिलेंगे, और अगर तूने 200 बनाई है तो तुझे भी एक यूनिट के 50 मिलेंगे। तो उस हिसाब से हम कुछ अमाउंट यहाँ पे स्पेसिफाइड करेंगे, कुछ अमाउंट यहाँ पे स्पेसिफाइड करेंगे, जबकि हम इनको इक्वल नहीं देंगे। क्यों? इसने यार कम बनाई है, इसने ज़्यादा बनाई है। अब जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, उसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए ना। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम होना चाहिए, यानी कि हर एम्प्लॉय क्या करे? अपने हिसाब से काम करे। डिटरमाइन डिफरेंट वेजेस फॉर एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंट वर्कर, यानी कि जो जितना काम करेगा उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ये सब क्या है? ये सारी की सारी टेक्निक है। कितनी? 7 टेक्निक्स ऑफ टेलर। ये क्या थी? ये 4 प्रिंसिपल्स थे टेलर के, और ये क्या थी? 7 टेक्निक्स थी टेलर की। अगर इसको भी याद करने का आपको फॉर्मूला चाहिए तो वो क्या है? टू मेक माई फेस स्माइल डू समथिंग फनी।